हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दीपक सर फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में आपका स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिस्काउंट यानी बट्टा। हम इस चैप्टर में चीज़ों को पहले कॉन्सेप्ट के अनुसार जानेंगे, किस तरीके से क्या है नहीं है, सूत्रों को जानेंगे यानी फार्मूला को, और उसके बाद सवाल बनाने के अप्रोच को सीखेंगे कि किस तरीके से किताबी ढंग से हटकर हम कॉन्सेप्ट से इन सब सवालों को बना सकते हैं। तो बिना समय गवाए आज चलिए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसे मैंने क्या कहा है, डिस्काउंट यानी बट्टा। तो चलिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को बढ़ा जाए आगे। डिस्काउंट यानी बट्टा, सबसे पहले इसके अंदर जो टर्म्स आता है वो है मार्क प्राइस, जिसे हम कभी कभी लिस्टेड प्राइस भी कहते हैं। हिंदी में कहें तो अंकित मूल्य, शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं किससे, एम से। अब ये मार्क प्राइस या फिर लिस्टेड प्राइस या अंकित मूल्य क्या होता है? जो सामान के ऊपर दाम लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस या फिर लिस्टेड प्राइस, और हिंदी में अगर कहें तो अंकित मूल्य। यानी दुकानदार अगर एक वस्तु पर, एक आर्टिकल पर अगर 1000 रुपये का टैग लगा देता है तो उस टैग को क्या कहा जाता है, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। अब दुकानदार उस टैग प्राइस पर आपको क्या करता है, डिस्काउंट देता है, यानी डिस्काउंट परसेंटेज, यानी बट्टा प्रतिशत, जिसे हम डिनोट करते हैं D%। अब दुकानदार उस टैग पर यानी उस मार्क प्राइस पर आपको क्या देता है, छूट देता है, और छूट देने के बाद जब वो दुकानदार उस बेचता होगा तो उस प्राइस को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। उस प्राइस को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, यानी SP इक्वल टू, सूत्र होता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, यानी सूत्र होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे हम 100 से डिस्काउंट परसेंटेज को माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि आप एक चीज़ जानते हो, मैंने बार बार बताया है कि जो भी प्राइस जिस समय आपको दिखती है वो आपके लिए कितना परसेंट होता है, 100%। उस 100% पे दुकानदार आपको छूट देकर बेचता है, तो 100% से जितने भी कम पर बेचेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज करते हैं। और जब हम यहाँ से परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। अब यहाँ से हम दूसरा फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। चलिए ये हुआ। अब आइए थोड़े से संबंधों के बारे में जाना जाए और समझा जाए। अब हम संबंध की बात कर रहे हैं तो किस पे बात कर रहे हैं, यानी कॉस्ट प्राइस पर, जिसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। फिर हम बात कर रहे हैं मार्क प्राइस पर, यानी अंकित मूल्य। इनके बीच में अगर डायरेक्ट संबंध ना हो तो जो संबंध इनके बीच में जो स्टैब्लिश करता है, जो रिलेशंस बनाता है, वो है कौन, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। आप जानते हैं कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य हम तभी पहुंच सकते हैं जब हमारे पास लाभ प्रतिशत दिया हो या फिर हानि प्रतिशत, जैसा कि मैंने लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आपको बताया था। और सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस, क्या मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस हम तभी पहुंच पाते हैं जब हमारे पास रिलेशंस क्या, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया। यानी अगर कॉस्ट प्राइस से अगर हमें डायरेक्ट मार्क प्राइस पे जाना है तो हमें कहाँ से होके जाना पड़ता है, सेलिंग प्राइस से होके जानी पड़ती है। जब सवालों में कुछ ना दिया हो, कंडीशन अप्लाइड है कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस तभी आ सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज हो। और सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस और मार्क प्राइस से हम सेलिंग प्राइस तभी जा पाते हैं जब हमारे पास क्या हो, डिस्काउंट परसेंटेज हो, जहाँ पे हमने इन तीनों के रिलेशंस के बारे में पढ़ा।
यानी कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया विक्रय क्रय मूल्य जिस पर दुकानदार अपनी खरीद करता है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जिस दाम पर दुकानदार बेचता है, और मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य जो कि दुकानदार उस टैग के रूप में किसी वस्तु या किसी आर्टिकल के ऊपर क्या करता है, लगा के रखता है। अब आइए थोड़े से संबंधों के बारे में जानें और समझने की कोशिश करें। देखिए हमें पता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर डिस्काउंट 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 करते हैं तो ये हमें क्या देती है, सेलिंग प्राइस देती है। और अगर हम मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की ओर बढ़ें तो मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, यानी हम दोनों ओर से क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे बच्चे यहाँ से 100 से 100 क्या हो जाता है, कट जाता है। और अब हम चाहें तो हम यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं किसका, मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस का, जो कि हमें कितने के बराबर मिलेगा, मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस का, जो कि हम डायरेक्ट रिलेशंस निकाल सकते हैं, जो कि हमें कितने के बराबर मिलेगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यानी ये डायरेक्ट रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें सवाल को बनाना हो कि मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होता है वो कितने के बराबर होता है, दैट इज मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। प्लस हम कब यूज़ करते हैं, जैसा कि आप जानते हो जब हमारे सवाल में क्या दिया हो, प्रॉफिट परसेंटेज, और माइनस हम कब यूज़ करते हैं जब हमारे सवाल में क्या दिया हो, लॉस परसेंटेज। और यहाँ पर हमने माइनस यूज़ किया है डिस्काउंट परसेंटेज के लिए। यानी सबसे पहले हमने डिस्काउंट यानी बट्टा चैप्टर के पहले इसके टॉपिक को जाना कि कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं और किस तरीके से टर्म्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपने सवालों में, और किस तरीके से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में संबंध होता है, और किस तरीके से हम डायरेक्ट संबंध यानी रिलेशंस कर सकते हैं किसके बीच, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए डिस्काउंट यानी बट्टा जो है वो प्रैक्टिकल चैप्टर है। जिस तरीके से हम सामानों को खरीदते समय किसी सूत्रों का यूज़ नहीं करते, उसी तरीके से इस चैप्टर को भी हम कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली बनाने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि हम उसे और बेहतर तरीके से समझ पाएँ और एग्ज़ामों में हमें कहीं दिक्कत ना। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने सवालों की ओर चलते हैं और बढ़ते हैं। पहला सवाल, पहला सवाल मैं पढ़ता हूं, देखा जाए। ए सोफा सेट हैविंग मार्क प्राइस ऑफ ₹5000 एंड इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%, thereby a shopkeeper gained 20%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोफा सेट फॉर द शॉपकीपर। कहा क्या गया है कि एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 5000 रुपये है और उसे 4% की छूट पर बेच दिया जाता है, तो एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो ज्ञात कीजिए दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसे अपने फॉर्मूला बेस से बनाने की कोशिश करते हैं जो हमने पढ़ा है। हमारे सवाल में क्या क्या दिया गया है बच्चों, हमारे सवाल में मार्क प्राइस दिया गया है, यानी कितना है 5000। अब दुकानदार उस पर क्या कर रहा है, 4% की छूट दे रहा है। इसका मतलब दुकानदार उसे कितने रुपए पर बेचता होगा, तो हमने थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। यानी यहाँ से अब अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5000 इंटू 100 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 100। 0 0 0 0 कैंसिल, यानी यहाँ से क्या था, क्या मिला, 50 इंटू 96, यानी उस दुकानदार ने इस सामान को कितने पर बेचा होगा, 4800। यानी दुकानदार ने अपने वस्तु को यानी अपने आर्टिकल को कितने पर बेचा होगा, 4800 पे। और इसे बेचने पर उस दुकानदार को कहा गया है कि 20% की क्या होती है, लाभ होती है। तो अब अगर हम अपना कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी क्या आएगा, हमने पढ़ा है फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट।
तो हमारे सवाल में प्रॉफिट हुआ है तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे 4800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20% का प्रॉफिट क्या है, यानी 100 में प्लस होगा 20, यानी क्या होगा 120, यानी 0 यहाँ से यहाँ कैंसिल और इसे काट दीजिए 40, यानी उस दुकानदार ने उस वस्तु को कितने पर खरीदा होगा, तो मैंने कहा 4000 रुपये में खरीदा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये तो वो तरीका हो गया जहाँ पे आप सवालों को कैसे बनाते हैं, सूत्रों के अनुसार बनाते हैं। हम अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। अब इसी सवाल को हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस लेते हैं जब हम सामान को खरीदने जाते हैं। और जब हम सामान को खरीदने जाते हैं तो बच्चों हम सवाल किस तरीके से करते हैं, हमने उस सोफ़े को देखा और सोफ़े का दाम जो लगा हुआ था वो कितना था 5000, यानी ये आपका अंकित मूल्य था। अब दुकानदार ने कहा कि मैं इस पे 4% की छूट दूंगा, तो इसका मतलब यह है कि 5000 का अगर मैं 4% निकालूं तो उस दुकानदार ने मुझे 200 रुपये की छूट दी। इसका मतलब यह है कि दुकानदार ने उस सामान को यानी सोफे सेट को जो बेचा होगा वो कितने पर बेचा होगा, 4800 पे, यानी 4800 पर बेचा होगा। अब इसे बेचने पर कहा गया है कि दुकानदार को 20% की क्या होती है, लाभ होती है। तो अब हम चाहे तो अपने परसेंटेज रूल को लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया है कि 120% की जो वैल्यू है अभी सवाल में कही गई है 4800 के बराबर है, और दुकानदार ने जिस दाम पर उस सामान को यानी इस सोफे सेट को खरीदा होगा उसके लिए वो कितने परसेंट के बराबर रहा होगा, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 4800 बाई 120 इंटू 100, यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर कितने के बराबर होगा, तो हम कहेंगे 4000 के बराबर होगा। यानी उस दुकानदार ने उस सोफे को कितने पे खरीदा होगा, तो हमारा आंसर होगा 4000, जो कि हमने पहले भी निकाला है। ये दूसरा तरीका हुआ। अब आइए तीसरे तरीके पे चलते हैं और देखते हैं हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमारे सवाल में यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, हमारे सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज भी है और हमारे सवाल में गेन परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज भी है। और हमने डायरेक्ट रिलेशंस पढ़ा है किसके बारे में, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में। क्या पढ़ा था, मेथड 3 में आ जाते हैं। क्या पढ़ा था, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट होल डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये आपने पढ़ा है। तो चलिए बैठाते हैं। तो अब अगर हम यहाँ से लिखें तो हमें क्या मिलेगा, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 20 होल डिवाइडेड बाई 100 माइनस 4, यानी यहाँ से सॉल्व किया तो क्या मिला बच्चों, 120 बाई 96, यानी ये 5 बार में और ये 4 बार। तो मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ रहा है वो कितने के बराबर आ रहा है, 5/4। और हमारे सवाल में इस 5 की वैल्यू बता दी गई है 5000 रुपये है, यानी दुकानदार ने उसका जो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो रखा था वो 5000 रुपये। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 5000 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, तो हम कहेंगे सर 1000 रुपये। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1000 तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारा आंसर होगा कितना, 4000 रुपये। यानी मैंने आपको सवाल हर तरीके से बता दिया कि किस तरीके से आप सवाल को फॉर्मूला बेस्ड करते हुए जा सकते हैं, फिर उसी सवाल को किस तरीके से कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, और तीसरा तरीका उसी सवाल को किस तरीके से आप मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के संबंध यानी रिलेशंस को जानते हुए कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमारा मेन मकसद ये है बच्चों कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट दिया जाए किताबी भाषा के साथ साथ, जहाँ पर आप कभी भी बुक पे डिपेंड ना हो, अपने दिमाग अपने कॉन्सेप्ट से सवालों को बनाने की कोशिश करें। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो देखें हमारे पास अगला क्वेश्चंस क्या है। चलिए सवाल को पढ़ लीजिए फिर देखते कहा क्या गया है, पढ़ा जाए। The mark price of an article is 5,400. The shopkeeper gave 2 successive discount of 16.67% and 11.11% to increase his selling price. Find the selling price of the article. कहा गया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000
400 रुपये है और दुकानदार उसकी बिक्री पर 16.67 और 11.11% की लगातार 2 छूट देता है, तो ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो चलिए सवाल को बनाते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अपने पहले मेथड पे आते हैं और एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस से सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे सवाल में कहा गया है कि जो मार्क प्राइस है वो कितने रुपए है? 5400 रुपये। ठीक, अब दुकानदार उस पर सबसे पहले 16.67% की छूट देता है। तो हमें पता है 16.67 का मतलब क्या होता है, 1/6। मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप मेरे परसेंटेज वाले वीडियो में जाकर ये सब देख सकते हैं कि किस तरीके से 16.66 या 11.11% को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। यानी 16.67% का मतलब 1/6, यानी 1/6 ऑफ कितने का, 5400। यानी यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि उस दुकानदार ने सबसे पहले मुझे 900 रुपये की छूट दी, तो अब जब वो सामान बेचेगा तो मुझे कितने पर बेचता, 5400 माइनस 900 करें तो कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे 4500 यानी 4500 रुपीज़ मिलेगी। अब दुकानदार जो उस सामान को बेचता वो कितने पर बेचता, 4500 यानी 4500 रुपये पर बेचता। यानी अभी जो उस आर्टिकल का करंट प्राइस है यानी वो कितने रुपए है, 5400 रुपये। इस पर फिर उस दुकानदार ने 11.11% की छूट दे दी, यानी 11.11% की छूट दे दी। इसका मतलब ये कि 1/9 पार्ट की छूट दे दी। तो यानी 4500 रुपये का अगर 1/9 किया जाए तो हम कह सकते हैं कि उस दुकानदार ने 500 रुपये मुझे और छूट दी, तो उसने बेचा कितने पर होगा, तो उस सामान को उस दुकानदार ने कितने रुपये पर बेचा है, तो हम कहेंगे 4000 रुपये पर उस सामान को उस दुकानदार ने बेचा है। अब 4000 रुपये पर उस दुकानदार ने उस सामान को क्या किया है, बेचा है। तो अब आइए हम इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। कभी कभी हम सवालों को डायरेक्ट सूत्रों से भी बना सकते हैं। किस तरीके से कि अगर आपसे 2 या 2 से ज़्यादा छूट दी जाए तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस D1/100 इंटू 100 माइनस D2/100 इंटू 100 माइनस D3/100 और ये चलता चला जाता है। यानी आप इस मेथड से भी इस सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए इस मेथड से भी सवाल को देख लें जहाँ पे हम डायरेक्ट डिस्काउंट देते हुए सवाल को बना रहे हैं। तो हमारे जो सामान का दाम था वो कितना था, 5400 रुपये इंटू उस दुकानदार ने हमें कितने की छूट दी थी, सबसे पहले 16.67% की छूट दी थी, जिसे कि हम 1/6 लिख सकते हैं। यानी इसे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/6 इंटू फिर उस दुकानदार ने 11.11 यानी 1/9 की छूट दी थी, यानी कितना लिखेंगे, 1 माइनस 1/9। तो यहाँ से अब अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 5400 इंटू 5/6 इंटू 8/9। यानी बच्चों यहाँ से काट दीजिए, ये कट जाएगा 100, यानी यहाँ से हमारा सीधा सीधा आंसर कितने के बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 4000, यानी 4000 रुपये के बराबर आएगा। अब आपको ये दिक्कतें हो रही हो कि सर आपने ये परसेंटेज लिखा है और यहाँ पे आपने फ्रैक्शन में लिखा है। सारा का सारा चीज़ बच्चों मैंने आपको परसेंटेज में बताया है कि अगर इस फॉर्म को अगर तोड़ा जाए तो 100/100 का मतलब 1 और D1/100 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 2 तरीके हो गए जहाँ से हम सवाल को बना सकते हैं। अब हम इसी सवाल को चाहें तो रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, जहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि लगातार छूट दी जाए, तब हम इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। तो आइए हम इसके तीसरे तरीके पे चलते हैं और देखते हैं तीसरा तरीका हम किस तरीके से रेशियो मेथड लगा सकते हैं। देखिए मेथड 3, हमारे सवाल में 2 बातें कही गई हैं। एक कही गई है मार्क प्राइस की, ठीक, और दूसरी बात की गई है सेलिंग प्राइस की।
सबसे पहले कहा गया है कि 16.67% की छूट दी गई, इसका मतलब ये है 1/6, यानी 6 यूनिट हमारा दाम था, जिस पर उस दुकानदार ने 1 यूनिट की छूट दी, तो हम कह सकते हैं कि उस दुकानदार ने उस सामान को 5 यूनिट पर बेचा होगा। फिर उस दुकानदार ने 11.11% यानी 11.11% की छूट दी, यानी 1/9 की छूट दी। तो जहाँ पे उसने अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस 9 यूनिट रखा होगा, उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, 1 यूनिट की छूट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वो बेच कितने पे रहा है, 8 पर। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये सक्सेसिव है, लगातार है, तो लगातार केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं जितने भी यूनिट्स हमारी दी हुई होती है। तो 9 6 54 और यहाँ से किया 8 5 40। तो हमारे सवाल में इस 54 यूनिट की वैल्यू यानी 54 यूनिट की वैल्यू बोल दी गई है 5400 यानी 5400। तो 54 यूनिट की वैल्यू अगर 5400 है, तो बच्चे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे 1000। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1000 होगी, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 100 यूनिट होगी, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 100 करेंगे, तो हमारा आंसर कितने के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 4000। हमने क्या देखा कि 54 यूनिट की वैल्यू 5400 है, यानी 54 यूनिट की वैल्यू 5400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100। तो हम यहीं से अगर 40 यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितना मिलेगा, 4000। तो यानी हमने इस सवाल को फॉर्मूला बेस से भी देखा, हमने इस सवाल को कॉन्सेप्चुअल बेस से भी देखा, और हमने इस सवाल को रेशियो मेथड से भी देखा। मैं आपको 2 मेथड 3 मेथड क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इन चीज़ों को पढ़े तो यूनिक तरीके से पढ़े, कोई एक तरीका नहीं, हर एक तरीका आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से जान सके कि हाँ, यहाँ पे सर अगर हम चाहें तो रेशियो मेथड लगाएं, यहाँ पे हम चाहें तो कॉन्सेप्ट मेथड लगाएं, या यहाँ पे हम चाहें तो सर बेसिक तरीके से भी सवाल को बना सकते हैं। यहाँ सवाल बनाना मेन लक्ष्य नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ों को सीखना मेन ज़रूरी है कि किस तरीके से हम सवालों को कितने तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या तरीका यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और देखें हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है। सवाल देखें क्या कहा गया। A dealer marked an article at ₹5,400 and sell it to his customer Ram by giving 2 successive discount of 20% and 5% respectively. Ram spent ₹1,000 on transportation and again he sold the same article to Mohan at ₹25,000. Find the profit percentage of Ram. क्या कहा गया है, एक डीलर ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 25,000 रुपये रखा और उसे अपने ग्राहक राम को 2 क्रमशः छूट 20% और 5% देकर बेच दिया। राम ने परिवहन पर 1000 रुपये खर्च किए और फिर उसी वस्तु को मोहन को 25,000 रुपये में बेच दिया। तो पूछा जा रहा है राम का कुल लाभ प्रतिशत क्या रहा होगा। तो चलिए अब इन सब सवालों को हम कोशिश करेंगे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट मेथड से बनाने की और करने की। तो सवाल में सबसे पहले क्या कहा गया है, पढ़ा जाए कि जो दुकानदार ने उस वस्तु का मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य रखा था वो कितना रखा था, 25,000 रुपये, और उसने सबसे पहले जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया वो कितने परसेंट का दिया बच्चों, उसने सबसे पहले डिस्काउंट परसेंटेज 20% के दिया, यानी 20% को अगर हम तोड़े तो 1/5, यानी 25,000 पर 1/5 करूँ तो क्या मिलेगा, 5,000। यानी सबसे पहले दुकानदार ने उस आर्टिकल पर राम को 5,000 की छूट दी और छूट देने के बाद अब दाम कितने के बराबर हो गया, तो हम कहेंगे सर 20,000 रुपये के बराबर। और फिर इस 20,000 रुपये पर उस दुकानदार ने फिर से 5% की छूट दी, यानी अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 1/20, यानी यहाँ से 1,000 रुपये और उस दुकानदार ने छूट दी और राम को उसे कितने हज़ार रुपये पर बेच दिया। तो मैं कहूँगा कि राम को उस दुकानदार ने 19,000 रुपये पे उस सामान को बेच दिया। अब राम क्या करता है, 19,000 रुपये पे उस सामान को खरीदता है प्लस 1,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन पे खर्च करता है। तो राम की जो टोटल कॉस्टिंग होती है वो कितनी होगी, राम की जो टोटल कॉस्टिंग होती है बच्चे वो कितनी होगी, तो हम कहेंगे कि सर 19,000 रुपये में उस दुकानदार से राम ने सामान को खरीदा है प्लस 1,000 रुपये और वो खर्च कर रहा है ट्रांसपोर्टेशंस पे, यानी राम ने कुल मिलाकर 20,000 रुपये खर्च किए हैं उसे खरीदने में और अपने घर लाने में।
और इसके बाद अब वो मोहन को कितने पर बेच देता है, 25,000 रुपये पर बेच देता है। तो हम कह सकते हैं कि राम ने जो प्रॉफिट कमाया होगा वो कितने के बराबर होगा, तो 25,000 रुपये में वो मोहन को 25,000 रुपये में वो मोहन को बेच देता है, जबकि उसकी टोटल खर्च कितने के बराबर होती है, 20,000 के बराबर। इसका मतलब ये है कि राम उस वस्तु यानी उस आर्टिकल को मोहन को बेचकर कितने हज़ार रुपये कमाता है, तो 5,000 रुपये कमाता है। तो अब अगर पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि 5,000 रुपये में राम ने प्रॉफिट किया जब उस आर्टिकल को वो टोटल खर्च करके 20,000 रुपये में अपने घर लाता है, इनटू परसेंटेज में करने के लिए 100%। यानी यहाँ से अगर हम करें तो ये कट गया और यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा 4 और ये कट गया 25। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना परसेंट होगा, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। कोशिश करिए सवालों को प्रैक्टिकली पकड़ने का और प्रैक्टिकली करने का, सूत्रों के ऊपर मत जाइए, यानी फॉर्मूला बेस्ड पे मत जाइए। हमेशा कोशिश करिए कि सवाल आप कितना कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। डिस्काउंट कोई चैप्टर, मैथमेटिकल चैप्टर नहीं है दोस्तों, ये तो शॉपिंग वाला चैप्टर है जो कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर शॉपक्लू, मंत्रा ये सब पर करते हैं। जिस तरीके से आप सामानों को खरीदते हैं तो आप कैलकुलेटर या फिर फॉर्मूला लेकर नहीं बैठते, दिमागी रूप से कॉन्सेप्ट लगाकर चीज़ों को खरीदते हैं, उसी तरीके से सवालों को भी कॉन्सेप्ट रूप से ही बनाइए, समझते हैं। तो अब आइए अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और देखें हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है। सवाल पढ़ते हैं। The mark price of a shirt and trouser are in the ratio 1:2. The shopkeeper give a discount of 40% on the shirt and give a total discount on both is 30%. Find the discount percentage offered by the shopkeeper on trouser. एक कमीज और पतलून का अंकित मूल्य 1:2 है। दुकानदार शर्ट पर 40% की छूट देता है और दोनों पर कुल 30% की छूट देता है। दुकानदार द्वारा पतलून पर दी जाने वाली छूट का प्रतिशत क्या होगा। चलिए सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को हम अपने कॉन्सेप्ट मेथड से जानें और करने की कोशिश करें। आइए देखें और समझें। सवाल में क्या कहा गया है बच्चों कि एक शर्ट और पैंट यानी ट्राउजर यानी पतलून का जो अंकित मूल्य का अनुपात है यानी जो रेशियो है वो कितना है, 1:2। तो मैंने आपसे कहा था, और यहाँ हम ले लेते हैं टोटल क्योंकि टोटल की भी बात की गई। मैंने आपसे कहा था कि जब सवाल रेशियो में हो और सवाल में परसेंटेज दिया गया हो तो सबसे सही तरीका होता है उन चीज़ों को 100 के टर्म्स में मान लेना। यानी शर्ट का दाम मैं 100 रुपये मान लेता हूँ और ट्राउज़र यानी पतलून का दाम मान लेता हूँ 200 रुपये। तो कुल मिलाकर दुकानदार से अगर वो आदमी खरीदता तो उसे कितने रुपए देने पड़ते, 300 रुपये। अब सवाल में क्या कहा गया है कि उसने दुकानदार से 40% की छूट मिली, किसके ऊपर, शर्ट के ऊपर। यानी 100 पर अगर 40% की छूट मिली है तो हम कह सकते हैं कि दुकानदार ने उसे 40 यूनिट की छूट दी, यानी 40 रुपये की छूट दी, आप जो भी कह सकते हैं। और फिर कहा गया है कुल पर यानी टोटल पर वह दुकानदार क्या कर रहा है, 30% की छूट दे रहा है। यानी 300 का 30% हम कह सकते हैं 90 यूनिट यानी 90 रुपये की छूट दी जा रही है कुल, यानी शर्ट और पैंट यानी शर्ट और पतलून पर मिलाकर। तो आप मुझे खुद बताओ यार कि अगर शर्ट पे 40 यूनिट की छूट दी गई है और पैंट पर 90 यूनिट की छूट दी गई है तो आप खुद बताएं कि 200 पे उस दुकानदार ने यानी पतलून पे कितने की छूट दी होगी, तो 90 - 40। तो हम कहेंगे कि सर उस दुकानदार ने 50 यूनिट या फिर अगर रुपए में अगर आप इसे ले तो 50 रुपये की छूट दी है किसके ऊपर, ट्राउज़र यानी पतलून के ऊपर। तो उसने डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया होगा, तो चलो सीधे सीधे निकाल लेते हैं। 50 की छूट दी है कितने पर, 200 पर, इंटू कितना परसेंट, 100%। यानी यहाँ से हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, और यह कट गया, दैट इज इक्वल टू 25%। यानी उस दुकानदार ने पतलून पर यानी ट्राउज़र पे जो छूट दी है वो कितने परसेंटेज की छूट दी है, तो हम कहेंगे 25% की छूट दी है। अब इस सवाल को अगर आप चाहें तो आप
दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अब आइए इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी देख लें, किस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। मेथड मेथड 2, आप इस सवाल को चाहें तो आप एलिगेशन लगाकर भी बना सकते हैं, क्योंकि सवाल में ओवरऑल के बारे में बात की गई है। सवाल में क्या कहा गया है बच्चों, चलो देखें। यहाँ पर है शर्ट और यहाँ पे है ट्राउजर। हमसे सवाल में कहा गया है कि जो शर्ट पर छूट दी गई है वो है कितने %, 40%। अब ट्राउज़र पे छूट जो दी गई है हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x। और ओवरऑल जो छूट दी गई है वो कितने % की है, 30% की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 40 में से 30 गया यानी 10, और यहाँ से अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 - 6। यानी ये जो रेशियो है, ये रेशियो किसका रेशियो है, तो हम कहेंगे अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस का रेशियो है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 30 - x/10 इज इक्वल टू शर्ट का और पैंट का जो रेशियो था वो कितने के बराबर था, 1:2। यानी 2 से अगर हम इसे काट दें तो 5, यानी यहाँ से हमने किया तो क्या मिला, 30 - x इज इक्वल टू 5। तो -x इज इक्वल टू -25। तो ये कट गया। देयरफॉर x की वैल्यू कितने % के बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू 25%। यानी x की वैल्यू कितने % के बराबर आ गई, 25% के बराबर आ गई। तो आप इस सवाल को चाहें तो एलिगेशंस लगाकर बना सकते हैं x पकड़कर। अब इसी सवाल को एलिगेशंस में एक स्टेप और बढ़कर देखते हैं कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट और बेहतर हो तो बिना x लगाए भी सवाल भर्बली यानी मुँह जवानी निकल जाता है, कितना होगा। तो आइए इसी सवाल को हम फिर से बनाएं और एलिगेशन से ही बनाएंगे और कॉन्सेप्ट से और बेहतर ढंग से देखें कि इस सवाल को बिना x माने हम कैसे बना सकते हैं। मेथड 3, हमारे सवाल में क्या था बच्चों, शर्ट था और ट्राउजर था। शर्ट के ऊपर 40% की छूट दी गई थी और ओवरऑल 30%। हमें पता है कि इनका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो क्या है, 1:2। यानी अगर यहाँ 2 यूनिट होगा तो यहाँ 1 यूनिट होगी, और अगर यहाँ 1 यूनिट होगी तो यहाँ पर कितनी यूनिट होगी, 2 यूनिट होगी। तो अब अगर मैं 40 से 30 को माइनस करूं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, 10। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू बच्चे अगर 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5। और ये 5 कब आ सकता है, जब आप 30 से कितना माइनस करें, तो हम कहेंगे सर 25। तो हमारे सवाल का सही आंसर कितने % के बराबर होगा, 25% के बराबर। तो आप इन सब सवालों को चाहें तो बिना x लेकर भी बना सकते हैं अगर आप एलिगेशंस यूज़ करते हैं। मैं एक बार फिर से मेथड 3 रिपीट कर देता हूं कि शर्ट पर 40% की छूट थी, ओवरऑल 30% की छूट थी, और हमें पता है कि हमारे अंकित मूल्य का जो रेशियो आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, 1:2 में। यानी अगर यहाँ 2 यूनिट होगी तो यहाँ 1 यूनिट, या फिर अगर यहाँ पर 1 यूनिट होगी तो यहाँ पे 2 यूनिट होनी चाहिए। तो 40 में से 30 माइनस किया तो हमें कितना मिला, 10। तो 2 यूनिट की वैल्यू 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5। अब मुझे ये बताइए कि अब 30 से अगर आप कितना माइनस करेंगे कि 5 आएगा, तो 30 में से 5 माइनस किया तो क्या मिला, 25। यानी ट्राउज़र यानी पतलून के ऊपर जो छूट दी गई थी वो हमारे सवाल में कितने % के बराबर था, तो हमारा आंसर होगा 25%। उम्मीद करता हूं समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक एक चीज़ों को बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल से और ध्यान से देखिए और ध्यान से सीखने की कोशिश करिए। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। A pen is marked for ₹1200. A discount of 15% is given on it. A second discount is given, bringing the price down to ₹816. Find the rate of second discount. एक पेन 1200 रुपये में अंकित किया जाता है, इस पर 15% की छूट दी जाती है। दूसरे छूट दी जाने के कारण कीमत घटकर 816 रुपये हो जाती है। तो पूछा गया है कि दूसरे छूट की दर ज्ञात कीजिए। यानी एक पेन के ऊपर जो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो था वो कितना था, 1200 रुपये था, और दुकानदार 2 छूट देता है जिसमें हमें पहली छूट बता दी गई है 15% है, और दूसरे छूट देने के बाद उस पेन का दाम 816 रुपये हो जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए जो दूसरी डिस्काउंट दी गई है वो कितने % है। तो चलिए सवालों को हम करने की कोशिश करते हैं और सवालों को बनाते हैं, और कॉन्सेप्चुअल बेस से ही सवाल को बनाएंगे यानी समझते हैं। यानी 1200 रुपये
उस पेन का क्या था, अंकित मूल्य था, और 1200 पे सबसे पहले दुकानदार ने 15% की छूट दी थी। यानी डिस्काउंट परसेंटेज कितना था सर, सबसे पहले 15%। यानी अब अगर हम यहाँ से 1200 का 15% निकाले तो इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0 कैंसिल, यहाँ पे रुपए होगा। यानी 180 रुपए की छूट सबसे पहले उस दुकानदार ने उस पेन के ऊपर दी, तो अब उस पेन का जो दाम हो गया होगा वो कितना हो गया होगा, 1020 रुपये। यानी पहली छूट के बाद जब वो पेन वो दुकानदार बेचता तो उस पेन को वो 1020 रुपये पर बेचता, लेकिन दुकानदार ने फिर एक छूट दी जिसके कारण अब वो उस पेन को जो बेच रहा है वो कितने पर बेच रहा है, 816 रुपये पर बेच रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि उसने दूसरा डिस्काउंट कितने रुपए का दिया होगा, तो आप कहेंगे सर अभी तो दाम 1020 रुपये है और उस पर उसने 816 रुपये का डिस्काउंट दिए बेचा है। यानी इसका मतलब ये है कि उसने इस पर 204 रुपये की छूट दी होगी। यानी अभी जब वो पहले डिस्काउंट देने के बाद उस पेन को बेचता तो कितने पर बेचता, 1020 पर, लेकिन दूसरे डिस्काउंट देने के बाद उसने उस पेन को कितने पर बेचा, 816 पर। तो मैं कह सकता हूं कि उसने जो दूसरा छूट यानी दूसरी बट्टा जो दी गई होगी यानी डिस्काउंट दी गई होगी वो कितने रुपए की दी गई होगी, 204 रुपए की। और वो किसके ऊपर, तो हम कहेंगे 1020 के ऊपर। तो चलो इसका परसेंटेज निकाल देते हैं। तो D2% इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो 204 रुपये की छूट दी गई है कितने के ऊपर, दैट इज 1020 के ऊपर, यानी 1020 के ऊपर इंटू 100%, यानी 0 से 0 कैंसिल, ये रुपये से रुपये कटा, ये काट दीजिए 2, तो हमारा आंसर कितने परसेंट के बराबर आ रहा है, 20%। यानी जो उसने दूसरी छूट दी होगी वो कितने परसेंट की दी होगी, 20% की। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए। एकदम सवालों को प्रैक्टिकली पकड़ो दोस्त, जितना प्रैक्टिकली पकड़ोगे आपके लिए चीज़ें उतनी ही मददगार साबित होंगी। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है। चलिए, ए शॉपकीपर सेल्स ए बैडमिंटन रैकेट हुज मार्क प्राइस इज ₹30 at a discount of 15% and give cork free costing ₹1.50 with each racket during selling. Even then he make a profit of 20%. Find the selling price of each racket. कहा गया है क्वेश्चन में, चलिए देखें और समझने की कोशिश करें क्या कहा है। क्वेश्चन में इस तरीके से कहा जा रहा है कि एक दुकानदार एक बैडमिंटन रैकेट को 15% की छूट पर बेचता है जब वो उसे अंकित 30 रुपये पे करता है। बिक्री के दौरान प्रत्येक रैकेट के साथ वो 1.5 रुपये की चिड़िया मुफ्त देता है। इसके बावजूद भी वह 20% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात कीजिए प्रति रैकेट का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो चलिए सवाल को बनाएं और देखें। उस दुकानदार ने उस बैडमिंटन रैकेट का जो अंकित मूल्य रखा था वो कितने रुपए रखा था, 30 रुपये रखा था। और इस 30 रुपये पे उसने सबसे पहले कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, तो हम कहेंगे 15% की डिस्काउंट दी गई है। कितने परसेंट की डिस्काउंट दी गई है, तो हम कहेंगे 15% की डिस्काउंट दी गई है। यानी 30 पर 15% की डिस्काउंट दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि उस दुकानदार ने सबसे पहले 4.5 रुपये की डिस्काउंट दी है किस पर, बैडमिंटन रैकेट पे। अब अगर वो 30 रुपये पर 4.5 रुपये की डिस्काउंट देगा तो बच्चे वो बेचता उसे कितने पर, तो मैं कहता 25 रुपये 50 पैसे पर वो उसे बेच देता। 30 रुपये माइनस 4.5। अब वो दुकानदार 25 रुपये 50 पैसे पर उसे बेच देता, जो कि उसकी सेलिंग प्राइस हो जाती अगर उसने यहाँ पर कुछ भी मुफ्त नहीं दिया होता। लेकिन सवाल के अनुसार उस दुकानदार ने 1.5 रुपये की चिड़िया यानी 1.5 रुपये की कॉक फ्री दी है। फ्री तो उस ग्राहक को मिला है, लेकिन कलेजे पे पत्थर किसे रखना पड़ा, उस दुकानदार को, क्योंकि वो अपने जेब काट कर अपने ग्राहक को और क्या करता है, 1.5 रुपये की चिड़िया फ्री देता है। यानी उसने जितने पर उसे बेचा होगा उससे और 1.5 रुपये कम उसे मिले होंगे। यानी कि 24 रुपये में उसने कुल बैडमिंटन को बेचा होगा चिड़िया मुफ्त देने के बाद।
अब सवाल में यह भी कहा गया है कि 24 रुपए पर बेचने पर उसे 20% की क्या मिलती है, लाभ मिलती है। तो सीधे सीधे अगर मैं उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालूं तो मैं कह सकता हूं 24 × 100 डिवाइडेड बाई 120, 0 से 0 कैंसिल, ये 2। तो मैं कह सकता हूं कि उस दुकानदार ने उस बैडमिंटन को कितने रुपए में खरीदा होगा। तो आंसर होगा कितना, 20, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी। सवाल समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि जब वो दुकानदार क्या कर रहा है, 1.5 रुपए की चिड़िया यानी कॉक फ्री दे रहा है, तो ये कॉस्टिंग किसके पॉकेट से जा रही है। तो हम कहेंगे ये कॉस्टिंग सर उस दुकानदार के पॉकेट से जा रही है। तो उसने जितने पर भी बेचा होगा उससे वो 1.5 रुपए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी उससे टोटल कितने पर बेचा है, 24 पर, और इसे बेचने पर वो 20% का लाभ करता है। इसका मतलब यह है कि टोटल जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य उस दुकानदार के लिए रहा होगा वो कितने के बराबर है, 20 रुपए के बराबर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए बच्चे अगला क्वेश्चंस क्या है, चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। After giving a discount of 12% on an article, a shopkeeper gained 10%. If the cost price of the article is 720, then find the mark price of the article. क्या कहा गया है, एक वस्तु पर 12% की छूट देने पर एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो। आप इस सवाल को जिस तरीके से चाहे बना सकते हैं ये। तो चलिए हम सबसे पहले इस सवाल को बेसिक तरीके से देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं मेथड। तो अगर मैं मान लूं कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, यानी मार्क प्राइस 100 रुपये है, तो उस दुकानदार ने सबसे पहले इसे कितने % डिस्काउंट पर बेचा है। तो हम कहेंगे 12% के डिस्काउंट पर बेचा है, यानी 12% के डिस्काउंट पर बेचा है, यानी उसने 100 रुपये पर 12 रुपये की छूट दी होगी। तो इसका मतलब यह है कि हम कह सकते हैं हमारा जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो रहा होगा वो कितने रुपए रहे होंगे, 88 यानी 88 रुपये। और इस पर अब वह दुकानदार प्रॉफिट जो कमा रहा है वो कितने % कमा रहा है बच्चों, तो 10%। तो चलिए हम यहाँ से अपना कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 88 × 100 डिवाइडेड बाई 180। तो 0 से 0 कैंसिल, ये काट दीजिए 8, यानी 80 रुपये में उस दुकानदार ने उस वस्तु को खरीदा होगा। तो अब हम अपने सवाल के अनुसार कह सकते हैं कि 80 रुपये, हम अपने सवाल के अनुसार कह सकते हैं 80 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस था जब हमने अपना अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना लिया था, 100 रुपये। तो हमारे सवाल में कितना रुपए कहा गया है दोस्तों, तो हमारे सवाल में कहा गया है कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस यानी अंकित मूल्य 720 हो तो मार्क प्राइस कितना होगा यानी अंकित मूल्य कितना होगा, तो 100/80 × 720, 0 से 0 कैंसिल और यहाँ से काट दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सामान का जो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस रहा होगा वो कितने रुपए रहे होंगे, तो मैं कहूँगा 900 रुपये के बराबर रहे। ये तो हमने तब बनाया जब हम सवाल को एजम्पशंस करके बना रहे हैं और मान रहे हैं कि हमारा जो मार्क प्राइस था वो कितने रुपए था, 100 रुपये। अब अगर मैं इस सवाल को बनाना चाहूँ तो हम लोग डायरेक्ट अपने रिलेशन से बना सकते हैं, जो कि मैंने चैप्टर के शुरुआत में आपको बताई थी कि अगर हमारे सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो या लॉस परसेंटेज भी दिया हो तो हम सीधे सीधे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आइए इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से देखें। तो हमने यहाँ से मेथड 2 यूज़ किया है, क्या है, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 10/100 -2, क्योंकि आपने पढ़ा है मार्क प्राइस में क्या होता था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और कॉस्ट प्राइस में क्या होता था, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो अब अगर हम करेंगे तो मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आएगी, तो कहेंगे 110/88, 110/88, यानी यहाँ से अगर हम काट दें तो ये 10 और ये क्या हो गया 8। मैं इसी पे छोड़ता हूँ 10/8।
अब हमारे सवाल में इस 8 की वैल्यू कितनी कही गई है, तो हमारे सवाल में इस 8 की वैल्यू कही गई है 720 रुपये, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दे दी गई थी। तो 8 यूनिट यानी 8 यूनिट की वैल्यू अगर 720 होगी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 720 बाई 8 यानी 90। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी इंटू 90, तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो हमें कितना रुपये मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 900, यानी 900 रुपये उस वस्तु का क्या रहा होगा, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य रहा होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। 8 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कही गई है 720 के बराबर, यानी 8 यूनिट इज इक्वल टू 720। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 90। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 90। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी, 10 इंटू ₹90 अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 900। ये बेहतरीन तरीकों में से एक है जहां पर आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज दिया हो तो आप सीधे सीधे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर सीधे सीधे संबंध निकाल कर सवालों को बना सकते हैं। तो चलिए हम इसी तरह के सवालों को लेकर और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए पढ़ा जाए। द मार्क प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज ₹250 more than the cost price. If 15% discount offered on mark price and the profit percentage on that product is 27.5%, then find the cost price of the product. एक उत्पाद का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 250 रुपये अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है तो उस उत्पादन पर लाभ 27.5% होता है। तो उत्पादन का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सवालों को करते हैं और बनाते हैं। तो हम यहाँ से देखें तो हम अगर बच्चों यहाँ से निकालें मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का सीधे सीधे संबंध अगर हम निकालें तो हमने जो पढ़ा है हम इसे बैठाते तो हमें क्या मिलेगा, 100 प्लस 27.5% का लाभ था बटे 100 माइनस कितनी प्रतिशत की छूट दी गई थी, 15%। तो अब अगर हम यहाँ से करें तो हमें क्या मिलेगा, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 127.5 डिवाइडेड बाई 85। तो चलिए इसे तोड़ देते हैं। यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 1275 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 10। तो चलिए करते हैं 17 5 × 85 और यहाँ से अगर हम काटें तो कितना मिलेगा बाबू, 17 7 × 119 वो यहाँ 85 यानी यहाँ पे 5 बार। फिर 5 से काटा ये कितने बार में कटेगा, 15 बार। फिर इसे काटा 3 और ये कटेगा 2। यानी हमें क्या मिला बच्चों, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो मिला है वो कितने के बराबर मिला है, 3/2 के बराबर मिला है। अब हमारे सवाल में क्या कहा गया है, अब हमारे सवाल में कहा गया है जो अंकित मूल्य है वो हमारे क्रय मूल्य यानी जो मार्क प्राइस है वो हमारे कॉस्ट प्राइस से 250 रुपये अधिक है। तो अगर मैं यूनिट वैल्यू की बात करूं तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है, 2 यूनिट, और हमारे पास मार्क प्राइस कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारा जो मार्क प्राइस है हमारे इस कॉस्ट प्राइस से कितना यूनिट ज़्यादा है तो आप कहेंगे 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट के वैल्यू हमारे सवाल में कह दी गई है 250 के बराबर है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा देखो कि कॉस्ट प्राइस हमारी 2 यूनिट है, मार्क प्राइस हमारे 3 यूनिट है। तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना यूनिट ज़्यादा है, तो हम कहेंगे 1 यूनिट ज़्यादा है सर, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 250। तो हमारे सवाल में अंकित मूल्य नहीं क्रय मूल्य पूछा गया था, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 250। तो हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा, 500। यानी हमारे उस आर्टिकल का जो दाम था वो कितने रुपए के बराबर था, दैट इज इक्वल टू 500 के बराबर था। यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस, हमारा जो क्रय मूल्य था वो कितने के बराबर होगा बच्चों, तो 500 के बराबर। हर एक चीज़ों को बहुत बारीकी से ढंग से एक एक चीज़ों को चुन चुन कर आपके लिए डिस्काउंट के क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ कि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कतें ना हो और हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से क्लियर होती चली जाए कि हाँ सर ये होने से ये करना है, ये होने से ये करना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
A seller makes 12% profit by selling an article at a discount of 4%. If he sell the article without giving any discount, what percent profit or loss will he make? क्वेश्चंस में क्या कहा गया बच्चे कि एक दुकानदार 12% का क्या लाभ करता है जब वो उसे 4% की छूट पर बेचता है। अगर वो उस आर्टिकल को यानी उस वस्तु को बिना छूट दिए बेचे तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो चलो सवाल को बनाएं। तो सबसे पहले हम सीधे सीधे अपने मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य और कॉस्ट प्राइस के बीच सीधे सीधे संबंध निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 100 प्लस 12 और हमें यहाँ से क्या मिलेगा 100 माइनस 4। तो यहाँ से क्या तो क्या मिला बच्चे मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 112/96। यानी यहाँ से अगर हम काट दें तो ये 24 और यहाँ से अगर हम काटें तो ये हमें क्या मिलेगा 28। फिर से अगर हम काट दें तो 7 और यहाँ से क्या मिलेगा 6। यानी मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस की जो यूनिट आ रही है वो कितने के बराबर आ रही है 7/6। अब अगर मैंने इसे 6 यूनिट पे खरीदा होता और अगर मैं इसे 7 यूनिट पे बेचता, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि अगर उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए यानी जितना दाम लगा के रखा गया था तो हमारे अनुसार कितना दाम लगा के रखा गया है 7 यूनिट, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मैंने जो प्रॉफिट कमाया होगा वो कितने यूनिट के बराबर होगा, तो मैं कहूँगा 1 यूनिट के बराबर। तो अब अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की प्रॉफिट क्या है हमने जब हमने इसे 6 यूनिट पे खरीदा था इंटू कितना परसेंट 100%। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 16.67% या फिर 16.66% या फिर 16/2/3% कुछ भी दिया जा सकता है। तो हमारे सवाल में आंसर क्या दिया गया है 16.66% यानी जो कि 16.67% की क्या है बराबर है। यानी अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं, सूत्रों को जानते हैं, तो आप बड़ी आसानी से इन सब सवालों को बना सकते हैं। चलिए अगर इसी सवाल को कॉन्सेप्ट से देखना है तो एक बार कॉन्सेप्ट से भी इस सवाल को देख लिया जाए बच्चों, जिससे कि आप चीज़ों को और बेहतर कर पाएँ। तो चलो हम लोगों ने इस सवाल को सीधे सीधे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रिलेशंस के साथ बनाया था। अब इसी सवाल को मैं आपके लिए एक बार और कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ। यह है हमारा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस और सवाल में फिर कहा गया है कॉस्ट प्राइस। आइए तो अगर मैं मान लूँ कि मार्क प्राइस हमारा 100 रुपये था तो इसके ऊपर क्या कहा गया है 4% की छूट दी गई है। इसका मतलब यह है कि बेचा कितने पर गया होगा 96 पे। अब 96 रुपये पे बेचा गया होगा 96 पर और इसके ऊपर हम लाभ कितना कर रहे हैं तो हम कहेंगे 12% के प्रॉफिट कर रहे हैं। तो चलिए तो यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या निकालेंगे 96 × 100 डिवाइडेड बाय 112। यानी यहाँ से काटा तो 24 और ये हो गया 28, फिर ये कटा 7 और ये 6। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 600/7। यानी हमने उसका जो अंकित मूल्य लगा के रखा था वो कितना लगा के रखा था 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये, यानी मार्क प्राइस 100 रुपये था और हमने उसे खरीदा कितने पे था 600/7। अब सवाल में कहा जा रहा है कि अगर मैं उसे अंकित मूल्य पर बेचता तो मैं प्रॉफिट कितना कमाता बच्चों। तो मैं कहता सर 100 रुपये पे बेच रहा हूँ जब मेरी खरीदारी कितनी थी 600/7 थी। इसका मतलब यह है सर 600/7 थी। इसका मतलब यह है सर कि हमने जो लाभ किया है वो कितने के बराबर किया है 100/7 में किया। इसका मतलब यह है कि हमने जो लाभ किया वो कितने के बराबर लाभ किया है 100/7 रुपये के बराबर लाभ किया है। तो अब अगर हमसे पूछा जाए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा तो मैं कहूँगा 100/7 यानी 100/7 का लाभ किया है जब हमने उसे खरीदा कितने पे था 600/7 पर और किसी भी चीज़ को करने के लिए इंटू 100%। तो यहाँ से ये कैंसिल 7 से 7 कैंसिल 0 0 0 0 कैंसिल, यानी 100/6 मीन्स व्हाट यू विल गेट 6.67%, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं बच्चों कि किस तरीके से अगर आप सूत्र को भी भूल जाए, फॉर्मूला को भी भूल जाएं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को लगाकर सवालों को बना सकते हैं। हमारा यानी दीपक सर और हमारे इस जीनियस क्लब का एक ही उद्देश्य है कि आप जो भी चीज़ों को पढ़ें समझ के पढ़ें। रटी रटाई चीज़ हमेशा याद नहीं रहती,
क्योंकि अगर क्वेश्चन चेंज हो गया तो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट ही काम आता है और उस जगह पर कुछ काम नहीं आता। इसलिए हर एक चीज़ को देखिए, समझने की कोशिश करिए। 2 मिनट 3 मिनट से इसलिए बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतरीन हो जाए। तो देखिए किस तरीके से हमने सवालों को दोनों तरीके से किया। एक जहाँ पर हमने मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रिलेशन यानी संबंध पढ़ा था उस पर आधारित हमने सवालों को किया। फिर मैंने उसी सवाल को कॉन्सेप्ट मेथड से समझा दिया कि किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट से बेस्ड सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए अब इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, ए सेलर मेक ए लॉस ऑफ 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल at a discount of 20%. If he sell the article without giving any discount, what % profit or loss he will make? एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचकर 10% की हानि करता है। यदि वह उस वस्तु को बिना छूट दिए बेचे तो उसे वो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो चलिए सीधे सीधे हम संबंध यानी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के संबंध को लेकर ही सवाल बना लेते हैं। यानी हमारे पास क्या था बच्चों, मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस अगर हम निकालें तो हमें क्या मिलेगा, चलो करते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 100 माइनस 10। हमें यहाँ माइनस क्यों किया, तो हम कहेंगे सर क्योंकि यहाँ पे लॉस है इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। प्रॉफिट हो रहा था तो क्या हो रहा था सर, प्लस हो रहा था। डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20। तो अब अगर हम करें तो क्या मिलेगा, मार्क प्राइस बाई MT इक्वल टू हमें क्या मिला, 90/80, यानी 0 से 0 कैंसिल, यानी 9/8। यानी हमें यहाँ से क्या मिला कि हमारा जो अंकित मूल्य है वो कितना यूनिट है, 9 यूनिट, और हमारा जो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है वो कितना यूनिट है, 8 यूनिट। अब सवाल में कहा गया है कि अगर वो उसे अंकित मूल्य पर ही बेचे, तो मैं कहूँगा अगर वो उसे अंकित मूल्य पर यानी मार्क प्राइस पर बेचे तो वो जो प्रॉफिट करेगा वो कितने यूनिट की करेगा, 1 यूनिट की। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर लें तो क्या मिलेगा, 1/8 इंटू 100%, और आपने पढ़ा है 100/8% का मतलब क्या होता है, 12.5%। तो हमारे सवाल में कहीं आंसर है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी 12.5%। सवालों को एकदम ढंग से समझो दोस्तों, क्योंकि एक बार चीजों को अगर आप सीख जाओगे ना, किसी भी लेवल की सवाल क्यों ना हो, आप उसे बड़ी आसानी से बना ले जाएंगे। देखिए सवालों को समझिए। तो चलिए अब हम बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, A seller mark his article in such a way that even after giving a discount of 4%, he make a profit of 12%. If he sell the article without giving a discount, he gain ₹48. How much profit does he make by selling it on same discount? चलिए सवाल को समझा जाए। कहा गया है कि एक सेलर, एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 4% छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ होता है। जब वह वस्तु को बिना छूट दिए बेचता है तो उसे 48 रुपये का लाभ होता है। तो बताइए उसे छूट पर बेचने पर उसे कितने रुपए का लाभ होगा। तो चलिए सवालों को करते हैं और देखते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे संबंध निकाल लेते हैं किसके बीच, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच। अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे बच्चों, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, चलिए देखें, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। यानी हमारे सवाल में यहाँ पे कहा गया है 100 प्लस 12% का क्या होता है, प्रॉफिट यानी लाभ होता है, और हमने डिस्काउंट कितने का दिया था, 100 माइनस, यानी यहाँ से क्या था 112/96। तो यहाँ से अगर हम काट दें तो हमें क्या मिलेगा, 28/24 यानी 6/7 यानी 7/6। यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना यूनिट हो गया, 6 यूनिट, और हमारा जो मार्क प्राइस है वो कितना यूनिट हो गया, 7 यूनिट। अब सवाल में कहा गया है कि अगर वो बिना छूट दिए उसे बेचता तो उसे 48 रुपए का लाभ होता। तो मैं अगर आपसे कहूं कि अगर वो बिना छूट दिए बेच रहा है तो वो लाभ कितने का कर रहा है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का।
तो अब मैं अगर कहूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज में उसने कितने का लाभ किया, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का लाभ किया है कितने पर सर, 6 पर इंटू 100%। यानी यहाँ से अगर हम करें तो हम कह सकते हैं 100/6% का उसे अभी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हमारे सवाल के अनुसार 100/6 यूनिट का उसे प्रॉफिट हो रही है, जो कि हमारे सवाल में कितने के बराबर है, 48 के बराबर है। तो अब अगर वो पहले 12% का लाभ करता था, क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि उसी छूट पर बेचने पर उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा था, तो हमें पता है कि उसी छूट पे जब हम बेच रहे थे तो हमें 12% का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। तो 12% बराबर क्या होगा, चलिए निकाला जाए, 48 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 इंटू 12। तो हम यहाँ से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाई 100 यानी रुपीस, यानी 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाई 100। यानी बच्चे अगर हम यहाँ से करें तो हमें क्या मिलेगा, रुपीस 34.56, यानी 3456 यानी 34 रुपये 56 पैसे। यानी हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। कहा गया है कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच जब हमने डायरेक्ट संबंध निकाला तो कहा गया था कि अगर उस सवाल में कि अगर हम उसे मार्क प्राइस पर ही बेचते तो हम प्रॉफिट कितना कमाते, 100/6%, जो कि हमारे सवाल के अनुसार कितने रुपए के बराबर है, 48 रुपए के बराबर है। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि अगर मैं 12% का लाभ कर रहा था पहले, तो उस समय इसे कितने रुपए पर बेच रहा था। तो हमारा आंसर कितना आया था, 3456 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 34.56। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक एक चीज़ों को बेहतरीन ढंग से आप क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। तो चलिए अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 20%, 30% एंड 10%। तो चलिए सवालों को किया जाए बच्चों। देखिए मेथड कहा गया है कि 20%, 30% और 10% की छूट दी जाए तो कुल संतुलित तुल्य बट्टा कितने का दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को कॉन्सेप्ट मेथड से बनाते हैं और कॉन्सेप्ट से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे सवाल में हमारे वस्तु का जो मार्क प्राइस यानी आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो 100 रुपये। अब सबसे पहले इस दुकानदार ने डिस्काउंट की बात कर लीजिए। उस दुकानदार ने 100 पे 20% की छूट दी। इसका मतलब ये है कि उसने 20 रुपये क्या किया होगा, छोड़ा होगा। अब जब वो दुकानदार 20 रुपये छोड़ रहा है तो अब वो बेचता कितने पर होगा बच्चों, तो मैं कहूँगा सर 80 रुपये पर बेचता होगा। और फिर कहा गया है कि इस 80 रुपये के ऊपर फिर से उसने 30% की छूट दी। तो 80 के 30 रुपये का मतलब हम कह सकते हैं कि उसने 24 रुपये और छोड़ दिया होगा। अब 80 पर जब वो 24 रुपये की छूट और दे देता है तो इसका मतलब ये है कि अब वो उस सामान को कितने पर बेचता है, 56 रुपये पे। और 56 पर उसने फिर से क्या किया है, 10% की छूट दी है। यानी 56 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 5.6। यानी उसने कुल मिलाकर कितने की छूट दी, सबसे पहले 20 रुपये, फिर कितने की 24 की, और फिर कितने की 5.6 की। यानी हम कह सकते हैं उसने टोटल मिलाकर 49.6 रुपये की छूट दी। अब इसी का अगर कुल बट्टा निकाला जाए कि कुल डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, तो हम कहेंगे 49.6 की छूट दी गई है। कब, जब हमने मार्क प्राइस कितना लगा के रखा था बच्चों, 100 रुपये इंटू 100। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा, तो हम कहेंगे 49.6%। यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा, 49.6% के बराबर। ये तो वो तरीका हो गया जब हम इस सवाल को कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकली बनाते हैं। और मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर सक्सेसिव यानी कंटिन्यूस डिस्काउंट दिया जाए तो हम इस सवाल को चाहें तो रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। तो आइए इसी सवाल को हम रेशियो मेथड से भी बनाते हैं।
मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस। सबसे पहले हमारे सवाल में कहा गया था कि सबसे पहले 20% की छूट दी गई थी। 20% का मतलब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो मैं कहूँगा 1/5 लिखा जा सकता है। यानी खरीदा कितने पर गया था? 5 यूनिट पर। बेचा कितने पर गया? तो मैं कहूँगा 4 यूनिट पर। यानी खरीदा था हमने कितने यूनिट पर? 5 यूनिट पर। बेचा कितने पर? 4 यूनिट। फिर उसके बाद इस पे 30% की छूट दी गई है। 30% का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 3/10, यानी 10 यूनिट पे खरीदा और 3 यूनिट की छूट देकर बेचा कितने पर? तो हम कहेंगे 7 यूनिट। ठीक। फिर हमसे कहा गया है, फिर हमने क्या किया? 10% की छूट दी है, तो 10% का मतलब 1/10, यानी यहाँ से अगर हम करें तो हमने 10 पे खरीदा है, बेचा कितने पे है? 9 पे। तो चलिए सवालों को बनाते हैं और देखते हैं। तो हमने यहाँ से किया तो क्या मिला? 10 × 10 100 × 500, और यहाँ से किया तो क्या मिलेगा? 7 4 28, 28 × 9, 9 8 72, यहाँ पे 7, 9 2 18 + 7 यानी 252। इसका मतलब ये है कि हमने 500 रुपये में सामान को खरीदा था और बेचा कितने पर? 252 यूनिट पर। इसका मतलब यह है कि हमने डिस्काउंट कितने का दिया? तो हम कहेंगे 500 - 252, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा? 8 4 2, यानी 248 यूनिट की हमने क्या दी है? छूट दी है। तो अब अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो हमें क्या मिलेगा? 248 की छूट दी गई है कितने पर बच्चों? 500 पर × 100%। तो हमने यहाँ से किया था 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ से किया तो हमें क्या मिलेगा? 5 4 20, 48, 5 9 45, 30, और यहाँ से अगर हम करते हैं 5 6 30, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा? 49.6% के बराबर आएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए 49.6। जी नहीं, ये नहीं होगा, नन ऑफ दिस। यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा? 49.6% के बराबर आएगा। तो इस तरीके से जब लगातार समतुल्य बट्टा आए तो आप चाहें तो कॉन्सेप्ट मेथड से भी सवाल को बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रेशियो मेथड यूज़ करके भी इस सवाल को बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बार बार बताया है कि कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर कहाँ पे हम प्लस करते हैं और कहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। जब लगातार की बात आएगी, जब कंटिन्यूस की बात आएगी, जब सक्सेसिव की बात आएगी, समतुल्य की बात आएगी, तो आप क्या करेंगे? इन्हें गुना करके निकालेंगे कि ओवरऑल में कितना दिया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से और सही ढंग से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखें हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है। सवाल पढ़िएगा। The sum of the discount offered on an article and the profit made on it is equal to thrice the excess or twice its mark price over thrice its cost price. Find the percentage by which the article was marked above its cost price. कहा गया किसी वस्तु पर दी गई छूट और उस पर अर्जित लाभ का योग उसके अंकित मूल्य के 2 गुना तथा उसके क्रय मूल्य से 3 गुना के अंतर का 2 गुना के बराबर है। तो ज्ञात कीजिए वस्तु को उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। तो आओ देखें और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारे सवाल में क्या कहा गया है, आइए समझें कि डिस्काउंट यानी जो छूट दी गई है प्लस लाभ यानी जो प्रॉफिट हो रही है वो बराबर है किसके? वो बराबर है किसके? थ्राइस, यानी थ्राइस का मतलब क्या बच्चे? 3 गुना। 3 गुना किसके? ट्वाइस द मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य के 2 गुना के बराबर, यानी 2 MP। अंकित मूल्य के 2 गुना के बराबर यानी 2 MP। एक्सेस का मतलब क्या है? अधिक। ठीक, एक्सेस का मतलब क्या है? अधिक। ओवर किसके ऊपर? प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य के 3 गुना के अंतर का 3 गुने के बराबर है। अब हम डिस्काउंट को क्या लिख सकते हैं? तो हम डिस्काउंट को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसा कि आप जानते हो डिस्काउंट का मतलब यानी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ का मतलब हम क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस
लाभ का मतलब हम यहाँ से क्या लिखते हैं, अगर हम लाभ लिखे तो क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो कि कितने के बराबर होगा हमारे सवाल में 6 MP माइनस 9 CP के बराबर। आप देखोगे SP से SP कट गया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, MP माइनस 6 MP इक्वल टू माइनस 9 CP प्लस 6। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, माइनस 5 MP इज इक्वल टू माइनस 8 CP। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी MP माइनस CP की जो वैल्यू आ रही है वो कितने के बराबर आ रही है, 8/5 के बराबर। यानी हमारा जो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है वो कितना यूनिट है, 5 यूनिट। हमारा जो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस है वो कितना यूनिट है, 8 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से अधिक पर अंकित किया वो कितने यूनिट के बराबर है, 3 यूनिट के बराबर है। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि वो कितना % अधिक है, तो मैं कहूँगा 3 यूनिट अधिक है, कितने पर, 5 पर, इंटू कितना %, 100%। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करें 20 तो हमारा आंसर कितने % के बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 60%, यानी 60% इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवाल आप पहली बार देख रहे होंगे, बहुत ढंग से देखिए। आपके लिए हर एक चैप्टर पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आप तक पहुँचाया जाए, और ये जुड़ने का माध्यम ये हमारा चैनल है दोस्तों। तो जीनियस क्लब को सब्सक्राइब करके रखिए कि जिससे सबसे पहले मैं आपके पास पहुंच सकूं, हमारा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या है। चलिए सवाल पढ़ा जाए। An article is marked up by 20% above its cost price and sold at 8% profit. If the article had been marked up 36% above the cost price and the same discount is offered, then the selling price of the article would have been 4216. Find the cost price of the article. कहा गया है एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया जाता है और 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 36% अधिक पर अंकित किया जाए और समान छूट की पेश की जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य 4216 रुपये हो जाती है। तो पूछा गया वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए दोस्तों देखा जाए और समझा जाए। जैसा कि हम बार बार कहते हैं और बार बार चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जब सवाल में परसेंटेज की बात ज़्यादा की गई हो तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है 100 मान के बनाने का। तो चलिए हम सवाल को सीधे सीधे कॉन्सेप्चुअल मेथड से ही बनाएं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100। अब अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है तो कहा गया है एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी जो अंकित मूल्य है वो 20% ज़्यादा है हमारे क्रय मूल्य से, यानी 20% ज़्यादा है हमारे क्रय मूल्य से। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना है, 120। और कहा जा रहा है कि अब जो दुकानदार है वो उस पर क्या करता है, 8% की लाभ करता है। यानी अब 100 पर अगर वो 8% की लाभ करता हो तो हम कह सकते हैं कि उसने उस वस्तु को कितने पर बेचा होगा, 108 पर। तो बच्चों हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर उस वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपये है और वो उसे 108 रुपये पर बेच रहा है, तो इसका मतलब ये है वो इस पर 12 रुपये की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। वो इस पे क्या कर रहा है, 12 रुपये की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। अब आगे बढ़े, आगे देखें। अब फिर क्या कहा गया, इफ द आर्टिकल हैड बीन मार्क्ड 36% अबव द कॉस्ट, यदि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 36% अधिक होता, यानी 36% अधिक होता मतलब कितना हो जाता बच्चों, 136। और फिर वह उस पे क्या करता, उतनी की ही छूट देता जितना पहले दे रहा था, यानी 12 रुपये फिर अगर वह इस पर छोड़ता, यानी 12 रुपये फिर वो अगर इस पे छोड़ता तो इसका मतलब यह है कि वो इससे बेचता कितने पर, तो 124 पर। यानी वो बेचता कितने पर, 124 पर। और हमारे सवाल में कह दिया गया है कि इस 124 रुपये की जो वैल्यू है वो हमारे सवाल में कितने के बराबर है, तो हम करेंगे यहाँ से 4216 के बराबर है।
तो हमसे क्या पूछा गया है कि बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 124 की वैल्यू इतनी तो निकाल लेते हैं सीधे सीधे। 100 रुपये हमने माना था हमारा क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी होगी 4216 डिवाइडेड बाय 124 इंटू 100। आइए देखा 3 से अगर करते हैं तो 300 इंटू 24 यानी 372 यानी 3 से गया यानी बचा कितना हमारे पास 72 यानी 9 और 8 और फिर अगर हम काटें तो ये कट जाएगा कितने से 4 से यानी कुल ये कितने से कट गया यानी कुल जो हमारा क्रय मूल्य आया वो कितने के बराबर आया 3400 के बराबर। यानी हमारा आंसर कितने के बराबर होगा 3400। उम्मीद करता हूँ डिस्काउंट यानी बट्टा समझने में बच्चों आपको कहीं भी परेशानी नहीं हुई होगी। हर एक चीज़ हर एक तरीके से कॉन्सेप्ट बेसिस पर चीज़ों को क्लियर किया गया है। तो बस आज हम बट्टा चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि आप और आपके दोस्त सभी हमारे वीडियो को देखते हुए हमारे माध्यम से एग्ज़ामों को क्रैक कर पाएँ। थैंक यू।